तो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ 6 to 7 टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर करने हैं और मैक्सिमम 2 वीडियोस में कवर कर देंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमने देखना है वो है कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन, कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में एक कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन किया, किस तरीके से हमारे इंडिया के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लॉइट करा गया। अब जितने भी मैं नोट्स बना रहा हूँ एक कॉपी लेके बैठो और साथ साथ नोट करते चलो, ताकि लास्ट तक आपके पास सभी चैप्टर्स के एक अच्छे नोट्स अवेलेबल हो और उससे आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ। तो इस एक्सप्लॉइटेशन में मेनली 3 मेन हेडिंग बनेंगे जो आपको एक्सप्लेन करके आने हैं। सबसे पहला एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और एट लास्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इस केस में सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया, जमींदारी सिस्टम के थ्रू। इंडियंस शुरू से ही एग्रीकल्चर बेस्ड बहुत ज्यादा काम करते आए हैं। अब इसको किस तरीके से खत्म करा गया, थ्रू जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, एक 3-fold क्लासिफिकेशन करा गया, एक तरीके से 3 तरीके का डाइवर्जन करा गया, जिसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया गया गवर्नमेंट, जमींदार्स और टिलर्स के बीच में। जमींदार्स जो हैं उनको ऑनर्स ऑफ द लैंड कंसिडर करा गया और टिलर ऑफ द सॉइल वो लोग हैं जो सॉइल पे काम कर रहे थे, उनको वो ऑनर नहीं थे लेकिन जमीन पे सारा काम ये लोग करते थे। अब गवर्नमेंट जमींदार से चार्ज करता था एक फिक्स्ड रेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट फिक्स्ड रेंट चार्ज करता था और जमींदार को कहा गया कि आप जितना चाहें उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उतना चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम टिलर्स, यानी कि उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। गवर्नमेंट को अपना एक फिक्स रेंट चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी चार्ज करो। इस तरीके से जमींदार्स ने टिलर्स से बहुत ज़्यादा अनइवन तरीके से रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया और वो सारा का सारा खर्चा ये लोग अपनी लग्जरीज पे स्पेंड करने लगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने लगे और टिलर्स के पास कुछ भी नहीं बचा था। ये लोग सिर्फ क्या बन के रह गए थे, लैंडलेस लेबरर्स। और गवर्नमेंट को अपना पार्ट मिल जाता था तो गवर्नमेंट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं करता था। इस तरीके से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि सारा पैसा कुछ गवर्नमेंट ले जाता था और जो बचता था वो जमींदार अपनी लग्जरीज पे लगाते थे। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे कुछ भी खर्चा नहीं करा गया। एज अ रिजल्ट धीरे धीरे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा खत्म होने लगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक्सप्लॉइटेशन हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब इंडियन इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत वेल नोन थी फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट्स हमारे बहुत फेमस थे स्टार्टिंग से ही। अब उन हैंडीक्राफ्ट्स को किस तरीके से खत्म करा ब्रिटिशर्स ने, ये देखिए। सबसे पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी गई हैंडीक्राफ्ट्स पे, यानी कि हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट्स को जो हम एक्सपोर्ट करा करते थे अब हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत मेजर टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो एक तो इंटरनेशनल डिमांड खत्म हो गई, अब बचती है डोमेस्टिक डिमांड। वो कैसे खत्म करी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। बाहर से अपने ब्रिटेन से उनके खुद के गुड्स वो फ्री में इंपोर्ट कर रहे थे, यानी कि हमारे बाहर जा नहीं रहे हैं और बाहर से उनके गुड्स फ्री में आ रहे हैं और वो मशीन मेड गुड्स हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं और सस्ते हैं, चीप गुड्स हैं। तो जो डिमांड थी, पैटर्न ऑफ डिमांड था, वो चेंज होने लगा। लोगों को ब्रिटिश गुड्स चीप पड़ने लगे और अच्छी क्वालिटी के पड़ने लगे, तो हैंडीक्राफ्ट्स की यहाँ पे डिमांड कम होने लगी और हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर इस तरीके से धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अब तीसरी चीज जो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करी वो है इंटरनेशनल ट्रेड। हमारा पूरा इंटरनेशनल ट्रेड इन लोगों ने खत्म कर दिया। कैसे खत्म करा, वही डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू। टैक्सेशन पॉलिसी इस तरीके से लगाई गई कि हमारा डोमेस्टिक बिजनेस भी खत्म हो जाए और इंटरनेशनल तो हम कर ही ना पाए। अब क्या करा, सारा का सारा रॉ मटेरियल जो होता था वो यहाँ से फ्री ऑफ टैक्स, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, वो भी फ्री ऑफ टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता था। सारा रॉ मटेरियल बाहर भेज दिया जाता था टुवर्ड्स ब्रिटेन। सेकेंडली वहां से इंपोर्ट क्या करा जाता था, फिनिश गुड्स, वो भी ड्यूटी फ्री, यानी हमारा सारा रॉ मटेरियल बाहर चला जाएगा और वहां से क्या आने वाला है, फिनिश गुड्स आने वाले हैं, बने बनाए मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ रहे थे, वो भी ड्यूटी फ्री, ताकि हमारा डोमेस्टिक लेवल का जो मार्केट था वो भी खत्म हो जाए। तो मेनली 3 एक्सप्लॉइटेशन हमने यहाँ पढ़े हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंटरनेशनल ट्रेड। वीडियो को यहीं पॉज करो, इनको नोट डाउन करो, मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब 3 और टॉपिक्स बचे हैं चैप्टर में,
आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो हमारे पास आया वो आया फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी क्या फीचर्स एग्जिबिट कर रही थी, क्या फीचर्स दिखा रही थी। तो कुछ 6 फीचर्स मैंने लिखे हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहला स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही स्टैग्नेंट इकोनॉमी निकल के आया। व्हाट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी? एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो या हो ही ना। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, हम लोगों के इकोनॉमी में बिल्कुल भी रिसोर्सेज जो थे बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिए जा चुके थे। हमारे पास किसी भी तरीके का कैपिटल बेस नहीं था, हमारे पास किसी तरीके का इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। हमारी इकोनॉमी एक बहुत ही लो ग्रोथ रेट में चली गई थी, जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी और लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखने को मिल रहा था। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप लोग प्लीज इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा। मैं कोशिश करता हूँ छोटे से छोटे नोट्स बनाने की ताकि आपके लिए इजी रहे, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म्स बना देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी। दूसरा फीचर जो हम देखेंगे वो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होना। अब हम लोग इतने ज़्यादा पिछड़ चुके थे, हमारे सारे का सारा इंडस्ट्रीज ख़त्म कर दी गई थी, हमारी इनकम का कोई सोर्स नहीं बचा था। एग्रीकल्चर पे हम लोग ऑलमोस्ट 70% डिपेंडेंट थे, उसको भी बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया जा चुका था। तो इन दैट केस हमारा जो पर पर्सन इनकम, दैट इज द पर कैपिटा इनकम, वो बहुत लो हो गया था। और एक ऐसी इकॉनमी जिसका पर कैपिटा इनकम बहुत लो हो जाता है वो बैकवर्ड इकॉनमी के कैटेगरी में चला जाता है। तीसरा हमने देखा अपना एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। हमारा एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुका था। डिसाइडिंग कि हम लोग 70% डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे, तब भी बहुत बैकवर्ड था। हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत गिर चुकी थी। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारे पास किसी तरीके की कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं थी, क्योंकि पैसा लगाने वाला कोई नहीं था। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा था रेलवेज पर, पावर जनरेशन पर, पोर्ट्स पर, ये 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहा था। उसके अलावा हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थी, बेसिक इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ भी उस टाइम पे डेवलप नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन बहुत पुअर था। तो अगर एज अ होल देखा जाए तो बहुत कमियां थी हमारी इकोनॉमी में। इसके बाद हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट हो चुके थे ब्रिटेन के ऊपर या फिर अदर कंट्रीज़ के ऊपर। अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूँ तो मोस्टली ब्रिटेन से आ रहे थे। डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो वो भी बाहर से आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स हम लोगों के लोकल रिसोर्सेज तो बिल्कुल ख़त्म कर चुके थे। लोकल लेवल पे इंडिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो ये 6 बेसिक पॉइंट्स हैं जो दर्शाते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कितनी ज़्यादा बैकवर्ड स्टेगनेंट हो चुकी थी, हर तरीके से बैकवर्डनेस शो हो रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो वही है लो प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। एक तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं था और प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया नहीं थी। अब व्हाट इज प्रोडक्शन? की आउटपुट कितना जनरेट हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी इज कैपेसिटी, कि आपकी लैंड की कितनी कैपेसिटी है पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट, पर हेक्टेयर पे कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो प्रोडक्टिविटी आ रहा था। दोनों ही लो थे, ना तो प्रोडक्शन अच्छा था और ना ही लैंड की प्रोडक्टिविटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यानी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन था। क्यों अनसर्टेन था? क्योंकि इट वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। हमारे पास बिल्कुल भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे। अब रेनफॉल अगर अच्छा है, अगर वेदर कंडीशंस अच्छे हैं, तो इन दैट केस हमारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़िया है। रेनफॉल अगर अच्छा नहीं हुआ तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं था। तीसरा अगर मैं बात करूं तो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नाउ व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग? इट इज अ सिस्टम जहां पर फार्मर सिर्फ इतना ग्रो करें कि वो घर में खा सके, बाकी उनके पास किसी प्रकार का कोई सरप्लस नहीं होता था कि वो सेल करें, कोई स्टॉक नहीं होता था, बस वो इतना ग्रो कर पाते थे कि उनका घर का काम चल जाता था। क्यों? क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स थे वो बहुत स्मॉल थे, वो बहुत स्कैटर्ड थे, बिखरे हुए लैंड होल्डिंग्स थे, और हमारे पास सब्सिस्टेंस तक का ही रिसोर्सेज अवेलेबल थे। हम सरप्लस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, टूटे हुए फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स से जरा जरा से ज़मीन के टुकड़े थे, उनके ऊपर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन आप ला भी नहीं सकते, क्योंकि किस तरीके से आप सबको मैनेज कर पाओगे? अगर करोगे भी तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्टली अफेयर हो रहा था। इसके बाद लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, ये हमने देख ही लिया। यहाँ पर जमींदारी सिस्टम की बात हो रही है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ही है कि जमींदारी सिस्टम में गवर्नमेंट
एक्सट्रैक्ट करता था एक परमानेंट रेंट लैंडलॉर्ड से, यानी कि जमींदार से, ऑनर से, और वो लोग टिलर्स से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते थे, अनइवन पैसा चार्ज करते थे और उनको बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता था। इसके बाद द गल्फ बिटवीन ऑनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। ऑनर्स लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे और टिलर्स को इतनी खराब कंडीशन में रखा गया था कि वो इवन इनफैक्ट ऐसा भी कंडीशन आ जाता था कि गरीबी से मर जाते थे, भूख की वजह से मर जाते थे, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। इतना मेजर गैप आ चुका था बिटवीन ऑनर्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो ये सब हमने बात करी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। लास्ट इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट साथ साथ बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट पहले इधर का ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग इस पे डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतनी बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया, अगर उसको वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो उसको बोलेंगे सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत सिस्टमैटिकली खत्म करा गया। किस तरीके से करा गया, उसको दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला जो हमारे वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट थे, एक तो वो खत्म हो गए बिल्कुल, और जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि सिर्फ फ्यू इंडस्ट्रीज थी। पहली बात तो मॉडर्न के नाम पे हमारे पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे था, कम्युनिकेशन, पावर, रेलवेज एंड पोर्ट्स, सिर्फ इस पे था। तो हम लोग लार्जली डिपेंडेंट थे बाहर की इंडस्ट्रीज पे, बाहर की कंट्रीज पे, ताकि हम वहीं से हमारा डिफेंस, हमारा वॉर इक्विपमेंट्स वो सब अरेंज कर रहे थे। डोमेस्टिक लेवल पे इंडस्ट्रीज हमारे पास खत्म हो चुकी थी, मॉडर्न इंडस्ट्री कोई भी ग्रोथ नहीं दिखा रही थी, और जो ट्रेडिशनल थी हमारी हैंडीक्राफ्ट वो तो खत्म हो ही गई थी। हैंडीक्राफ्ट को कैसे खत्म करा गया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अभी मैंने बताया जो एक्सपोर्ट था वो रॉ मटेरियल हो रहा था फ्री में, रॉ मटेरियल विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, और वहां से फिनिश गुड्स लाए जाते थे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। यानी फिनिश गुड्स, मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को डोमेस्टिक लेवल पे इतना ज्यादा कंपटीशन दे रहे थे कि हम लोग फेस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चीप थे और मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे। अब हैंडमेड और मशीन मेड का कोई कंपटीशन नहीं हो सकता आपस में, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स तो खत्म कर दिए गए। दूसरा, इतना मेजर कंपटीशन फेस करना पड़ा कि हमारे हैंडमेड गुड्स मशीन मेड गुड्स के आगे कुछ भी नहीं है। आप खुद देखिए कि अगर कोई प्रोडक्ट हैंडमेड है और दूसरा मशीन मेड है तो मशीन मेड की क्वालिटी अलग ही होगी। हैंडीक्राफ्ट्स किस तरीके से उसको फेस कर पाते, तो डे बाय डे खत्म होता चला गया। एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया जिसमें डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया। हमारा खुद का जनरेशन, हम लोग आज भी सब ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों ने खुद ही डिमांड का पैटर्न चेंज कर दिया और हमारे हैंडमेड गुड्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सब डे बाय डे क्या होते चले गए, फिनिश होते चले गए। लास्ट पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, बट वो रेलवे भी सिर्फ और सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए था। रेलवे का बेनिफिट आज हमें हो रहा है, बट उस टाइम पे रेलवे का उन लोगों ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। हमारा सारा रॉ मटेरियल यहाँ से ब्रिटेन ले जाते थे और वहां से फिनिश गुड्स लेके आते थे थ्रू रेलवेज। तो हमारे लोकल लेवल के रिसोर्सेज खत्म और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनको एक मेजर कंपटीशन मिल रहा था फ्रॉम ब्रिटिश फिनिश गुड्स। तो ये बेसिक चीजें डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स में लिख के आएंगे। मॉडर्न की हमने बात करी ली। इस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा खत्म कर दिया गया, जिसको डिफाइन करा गया थ्रू सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये था गाइस चैप्टर नंबर 1। आप लोग, अभी मैं साइड में हो जाता हूँ, बहुत आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि साथ साथ नोट्स बनाइए। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और हाँ, वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा यूजफुल कंटेंट हम लोग आपके साथ लेके आ रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग, लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अपने इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ कमेंट में ज़रूर देना। अब आप स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट।